Hello guys, as we have discussed earlier that what are the balanced chemical equation and what are the unbalanced chemical equation. So if we see any like unbalanced equation, what we need to do, balance it. Or how can we do that? So there are a few steps or a few things which we need to remember or remember in your mind, like our mind. Like first of all, what we need to do, write the skeletal equation. Like if there's a given word equation for you, so like write the skeletal equation for the reaction using symbols and chemical formulae, and count the number of atoms of each element on the both sides ऑफ द इक्वेशन. मतलब सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि अगर आपको लाइक वर्ड इक्वेशन दे रखी है तो आपको सीधे सीधे स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, और वहाँ पर क्या करना है, आपको सिंबल और केमिकल फॉर्मूले यूज़ करने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन. सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सेलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला एंड हैंस एंड बैलेंस द एलिमेंट्स ऑफ दिस कंपाउंड बाय हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल आपका होता है लाइक आप रखते देखोगे, अगर एक साइड आपको नंबर ऑफ कंपाउंड आपको लाइक आपको 2 मिल रहे हैं, उधर साइड 3 मिल रहे हैं, तो आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल. एंड देन बैलेंस अदर एलिमेंट्स वन बाई वन. सबसे पहले सबसे बड़ा फॉर्मूला आप बैलेंस करोगे, फिर से छोटे छोटे फॉर्मूलों को आप बैलेंस मतलब कि कंपाउंड जो रह गए हैं उनको बैलेंस करना शुरू करोगे. ठीक है ना. इफ द सिलेक्शन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्मूला इज इनकन्वीनियंट, अगर वो इनकन्वीनियंट है, देन बैलेंस द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट विच अकर्स एट मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. जो कम समय मतलब कि कम जगह पे आ रहे हैं, उन एटम्स को आप क्या करोगे बेटा, बैलेंस. इनकन्वीनियंट का मतलब कि अगर आप उसको कन्वीनियंट वे में नहीं कर पा रहे हो, लाइक. और थर्ड इसके बाद स्टेप क्या है आपके पास, फोर्थ बनाता है कि लाइक चेक द करेक्टनेस ऑफ द केमिकल इक्वेशन बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स. मतलब फिर आप चेक करो ये सारे बराबर हो गए हैं या नहीं हुए. नेक्स्ट इज लाइक डू नॉट चेंज द फॉर्मूला. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है ना. टू बैलेंस द इक्वेशन आपको फॉर्मूले चेंज नहीं करें. लाइक आपको जैसे H2O है तो उसके आगे 4 लगाओगे, ऑक्सीजन को 4 करना है तो आप उसके नीचे 4 नहीं लगा सकते. ठीक है ना. सब्सक्रिप्ट में 4 नहीं लगा सकते, उससे क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. तो आपको 4 टाइम्स H2O करना पड़ेगा. उसके लिए जब आप जैसे आप 4 टाइम्स H2O करोगे, आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है. समझ लाइक H2 अभी 2 ही हैं, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे. समझ में. अगर आपको 4 ऑक्सीजन करने हैं तो अल्टीमेटली वो क्या होंगे, आपके हाइड्रोजन को क्या कर रहे होंगे बेटा, 4 टाइम्स ऑल्सो करने होंगे, वो हाइड्रोजन का भी 4 टाइम्स कर रहे होंगे. समझ में आई. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल. जैसे हमारे पास एग्जांपल के दे रखा है, जैसे मैग्नीशियम और HCl की क्या है, आपस में रिएक्शन कराई, क्या बनाई, ये आपको वर्ड इक्वेशन दे रखी होगी. इसी तरीके से आपको वर्ड इक्वेशन ही दे रखी होगी. सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लाना है, लाइक Mg प्लस HCl. उसके लिए आपको पता होनी चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए MgCl2 बनेगा, हाइड्रोजन के लिए H2 गैस बनेगी. ठीक है ना. नाउ वी विल जस्ट काउंट द एटम्स ऑन द बोथ साइड, लाइक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. क्या बैलेंस कर रहा है, मैग्नीशियम 1 1 है, क्लोरीन की बात करो 1 2 है, और हाइड्रोजन की बात करो 2 2 है. सिंपल सी बात है, हमको समझ में आ रहा है. अ सिंपल लुक एट द इक्वेशन रिवील्स दैट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स. एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इक्वल. हमको उनको इक्वल करना है. सो इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, वेदर अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट. या तो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट की बात करोगे तो देन यूज अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट टू बैलेंस इट्स एटम. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी कंपाउंड के साथ, वो कोफिशिएंट कहलाते हैं. इन केस द कंपाउंड इज MgCl2, here Mg atoms are already balanced on both sides. To balance the chlorine atom, what we need to do, put 2 before the HCl. मतलब कि जो भी रिएक्टेंट साइड है उसके आगे क्या लगा दोगे बेटा, 2 लगा दोगे, 2 HCl. सिंपल सी बात है. जस्ट आपको पता है मैग्नीशियम ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, तो मैग्नीशियम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. क्लोरीन यहाँ पर 2 है, उधर साइड 1 है, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत है. उसको जस्ट डबल कर देंगे तो 2 ही क्लोरीन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे, जो कि आपका बैलेंस नहीं था. हाइड्रोजन भी आपके क्या है, अगर राइट हैंड साइड देखोगे 2 हैं, तो आपके 2 राइट हैंड साइड हैं, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है बेटा 1 है. तो आपको जस्ट डबल करना था, तो कह सकते हो आप HCl को डबल कर दिया आपने, दोनों चीज़ें डबल हो गई, क्लोरीन भी डबल हो गया आपके, हाइड्रोजन भी डबल हो गए. ये आप बेसिकली देख के भी कर सकते हो इस चीज़ को, बट वो आपकी प्रैक्टिस रहेगी. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे ज़्यादा आप उतना ज़्यादा आप क्या हो जाओगे, उन स्टेप्स को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन आप फिर भी आप लिखना, अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ स्टेप थर्ड क्या कह रहा है, नाउ चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दे आर इक्वल, दिस मीन्स दैट द इक्वेशन इज बैलेंस. तो यहाँ पर बहुत सारी आपको इक्वेशंस मिलेंगी जिनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और आपको हो सकता है वो इक्वेशंस वर्ड फॉर्म में मिले या सिंबॉलिक फॉर्म में मिले. ठीक है ना. तो उनको आपको बैलेंस करना आना चाहिए. एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन योर लाइक इन योर हायर क्लासेज एज वेल. ओके.
नाउ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कन्वेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, लाइक हमको क्या पता चलता है, नेम ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता चलता है, वो तो हमको वैसे ही पता होता है जब हम किसी वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि उसकी क्वालिटी, लाइक क्या उसका क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की कि आपका उसका क्या कलर क्या है, उसका लाइक उसका फिजिकल स्टेट क्या है, ये सब चीज़ें आपको बैलेंस केमिकल क्वेश्चन से पता चलती है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है ना, उसका वेट क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर बैलेंस केमिकल क्वेश्चन होगी तभी आपको ये सब चीज़ें पता रहेंगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट जो भी है उसके कितने एटम या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल या फिर एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, जैसे कि जो भी आप कोफिशिएंट लगाते हो इसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स बदल जाते हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कितने। मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी आपको किससे इन्फॉर्मेशन मिलती है बेटा, केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो आप। अच्छा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे कि आप अगर आप किसी भी लाइक कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखा आपको, तो आपको उसकी फिजिकल स्टेट उसके साथ में लिखनी है, ठीक है ना। बाय यूजिंग अ सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, और आप उसको राइट डाउन करके भी लिख सकते हो, जैसे गैसेस को जी से, लिक्विड स्कोल्ड को एल से, सॉलिड को एस से, और अगर आपका क्या है गैस को आपके सिंबल कौन सा ऐसे अपवर्ड एरो यूज़ करते हो फॉर गैस। और लाइक एक्वस सॉल्यूशन है सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, अगर वाटर में डिजोल्व है तो उसको हम ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पूरा एक्वस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है, इफ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज इंडिकेटेड बाय द डाउनवर्ड एरो सिंबल। ओके, नाउ अब रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे सोडियम है, कैसा होता है, मेटल होता है, तो हमको पता है सॉलिड होता है, H2O लिक्विड होता है, एल बना दिया यहाँ पर, रिएक्शन करके उसने 2NaOH, और इट इज़ द व्हाट, इट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपको सिंपली दे दी जाए तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेटल की रिएक्शन विद वाटर। ये आप कहाँ पढ़ोगे बेटा, ये आप पढ़ोगे जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे, जहाँ पर सोडियम एलिमेंट जो है, जो मेटल भी होता है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस बना रहा है, जो कि कैसे होगी, इस तरीके से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। नाउ AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, और किसमें बेटा, वाटर में है। NaCl क्या होता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन है। AgCl क्या बन रहा है बेटा, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसको डाउनवर्ड एरो से बना दिया आपने। NaNO3 क्या बेटा, एक्वस है, मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन में ही है, वाटर में डिजोल्व है। समझ में आ रही बात आपकी। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन अगर को भी आप उसमें शो करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का एसिड आपने यूज़ किया है। इफ़ द एसिड इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द रिएक्टेंट इट मे बी डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड, या तो डाइल्यूट होगा या फिर कैसा होगा बेटा, कंसनट्रेटेड होगा। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है लाइक विच हैज़ अ लो इन कंसनट्रेशन, जिसकी कंसनट्रेशन कम होती है। कंसनट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एसिड कह सकते हो आप, और कंसनट्रेटेड अगर एसिड है वहाँ पर अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होगा। और सॉल्यूशन की बात करोगे तो सॉल्यूशन आप एसिड का वाटर में एक्वस बनाते हो, तो जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वहाँ पर इफ़ द सॉल्वेंट विच इज़ व्हाट योर वाटर, तो आपका अगर वाटर ज़्यादा रहेगा तो वो डाइल्यूटेड रहेगा। और अगर कंसनट्रेटेड की बात करोगे तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ एसिड विल बी मोर, मतलब अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर वो कैसा होगा, सॉल्यूशन आपका कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। सिंबल की बात करो, डाइल्यूट के लिए DIL डाइल यूज़ करते हैं, और कंसनट्रेटेड के लिए CONC यूज़ करते हैं। समझ में आया बात, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आगे जब भी आप रिएक्शंस देखोगे जहाँ पर CONC लिखा है या DIL लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड किया गया है या फिर कंसनट्रेटेड। किसी भी जैसे कि लाइक आप केमिकल लैब में कभी जाते हो, लाइक केमिस्ट्री के लैब में जाते हो, तो आपको DIL लिखा हुआ है, CONC लिखा हुआ है, उसका मतलब डायरेक्टली समझ में आना जाना चाहिए कि आपको फिर उन एसिड्स जहाँ पर CONC लिखा है उनको केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि वो कैसे होते हैं बेटा, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, वो आपकी स्किन को क्या कर सकते हैं बेटा, बर्न कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट रिएक्शन इज बाई लाइक जिंक और H2SO4 की रिएक्शन हो रही है, ZnSO4 एक्वस बन रहा है और H2 गैस बन रहा है, आपको एवेपोरेट करके लाइक इसको अपवर्ड एरो से भी दिखा सकते हो आप, ठीक है ना। ना फिर क्या है 4HNO3, मतलब कि नाइट्रिक एसिड कैसा है, कंसनट्रेटेड है, कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर लाइक कॉपर नाइट्रेट दे देगा
नाइट्रेट दे देगा कॉपर का, और क्या बनाएगा, NO2 गैस बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, विच इज वॉट इन लिक्विड फॉर्म। तो सबके आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, उसकी फॉर्म लिखी हुई है, गैस लिखी हुई है, लाइक कंसनट्रेटेड है। और वैसे हमको पता है एसिड क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन फॉर्म में ही होंगे, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिखा नहीं गया है लेकिन उसका मतलब क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड किस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने समझ ली, इक्वेशन ये समझ ली होती क्या है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, और उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक कि आपको फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी, आपको कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, उसके क्या है कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं जो आप बिलो और अबव द एरो लिखते हो, लाइक क्या है द स्पेसिफिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव, ऊपर की तरफ, और बिलो द एरो के नीचे लिखी जाती है इन द इक्वेशन में। लाइक ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, अमोनिया का लिखने बनाने का ये हैबर प्रोसेस कहलाता है, जहाँ पर आप नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन लिखा गया, इफ़ इट इज़ नॉट रिटन, और आपके सीधे NH3 लिख दिया होता तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ता है पहले, ठीक है। और आपको अगर इसकी कंडीशंस की बात करो, द टेम्परेचर विल यू 450 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेयर क्या रहेगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा आपका 200 to 900 एटमॉस्फेयर, इतना आपका हाई एटमॉस्फेयर रहता है, और टेम्परेचर भी हाई रहता है। FeMO, Fe होता है आपका आयरन, और मोलिब्डेनम, MO क्या होता है बेटा आपका कैटलिस्ट होते हैं। दीज टू वर्क एज अ कैटलिस्ट एंड इट विल फॉर्म NH3 अमोनिया गैस। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, क्या होता है कैटलिस्ट, इट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज, जो बढ़ा देता है द रेट ऑफ रिएक्शन इफ इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट सिंपली। हाउएवर अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान आप कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है, वो जैसा आप लेते हो वैसा ही रहता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटलिस्ट टू अल्टर का मतलब भी चेंज ही होता है, टू अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू अल्टर मतलब चेंज करने के लिए द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिसिस। क्या कहलाता है बेटा, कैटलिसिस कहलाता है। समझ में आ रही बात, कैटलिस्ट क्या होता है और उसके पर्पज़ क्या होता है। लाइक इफ़ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, अगर हीट कर रहे हो तो आप इस तरीके से डेल्टा सिंबल आपने बहुत देखा होगा फिजिक्स में, और आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में भी इस फॉर्म को देखा, डेल्टा कुछ एक इस तरीके से सिंबल बनता है। और लेट मी टेल यू वन मोर, देयर इज वन मोर सिंबल फॉर डेल्टा which write down as like this form. Okay, this is also called delta. Like I have written it, this one delta, and we have this one delta as well. These are the symbol, and in mathematics इसको हम डेल्टा पढ़ते हो। और एक और चीज़ होता है डेल, हम एक ये इस तरीके से यूज़ करते हैं, डेल ओवर डेल, इस तरीके से। ये भी क्या है, डेल का ही वर्ड यूज़ करा जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करते हो, डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है ना। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, ये डेल्टा होता है, ये डेल कहलाता है। डेल्टा ही इसको भी कभी कभी यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये भी डेल्टा कहलाता है आपका। और अगर मैं इधर बात करूँ, ये वाला ये भी क्या कहलाता है बेटा, डेल्टा ही कहलाता है। समझ में आया। तो यहाँ देयर आर सो मैनी सिम्बल्स यूज्ड, बट हम कौन सा वाला डेल्टा यूज़ कर रहे हैं, ये बीच वाला जो सेंटर वाला है, इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए बेटा, केमिकल रिएक्शन में, जब हम टेम्परेचर को दिखाते हैं। देयर इज़ अनदर थिंग, जब हम हीट करते हैं, या अगर लाइट को हमको दिखाना होता है तो हम किस तरीके से, लाइक ये एच बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, न्यू। एच क्या होता है आपका, लाइक हमने जैसे एच बनाया है, एच न्यू। अगर हमको लाइट रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक जैसे हमने यहाँ पर है एनर्जी, अगर लाइक हमने हीट किया हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ाया हुआ, तो यहाँ पर टेम्परेचर लिखने की जगह हम हीट भी लिख सकते हैं, लाइक KClO3, ठीक है ना। उसको हमने हीट किया और क्या बन गया, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस बन गई। नाउ इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आप सनलाइट लिख भी सकते हो, और उसको किससे रिएक्ट, मैंने दिखाया सनलाइट को आप इस तरीके से HNU बनाकर भी दिखा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, सनलाइट ही होता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। और वो क्या होंगी आपके, थर्मल रिएक्शंस होगी, क्योंकि वहाँ पर आप टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हो, इसलिए वो थर्मल रिएक्शन होगी। और ये कैसे होंगे, आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगी, जहाँ पर आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, एज अ लाइट को एज अ एनर्जी यूज़ कर रहे हो। अच्छा, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब अगर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर क्या हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो ना, प्रोडक्ट साइड लिखते हो हीट को, ठीक है ना, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके, ठीक है ना, इस तरीके से रिस्पेक्टिवली ऑन द राइट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर प्लस हीट लिखा गया मतलब प्रोडक्ट की साइड क्या है, हीट प्रोडक्ट के साथ में मिल रही है। प्लस का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि प्रोडक्ट तो मिला है आपको, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा आपने, आपको प्रोडक्ट तो मिला है, साथ के साथ में उसको क्या मिला बेटा, हीट भी मिली है। और जैसे कार्बन सल्फाइड मिला है तो वहाँ पर हीट क्या हुई बेटा,
हीट मिली नहीं है, उसने वो हीट यूज़ की है। समझ में आ रही बात? उसने वो हीट यूज़ करी है इस रिएक्शन में। और प्लस का मतलब है प्रोडक्ट के साथ में हीट मिली है, मतलब क्या हुई है, उस प्रोडक्ट के दौरान वो हीट क्या हुई है बेटा, रिलीज हुई है। इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी होगी, प्लस के साथ अगर हीट लिखी हुई है वो हुई एक्सोथर्मिक, और माइनस के साथ हीट लिखी हुई है तो वह कैसी होगी बेटा, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस साइड लिख दोगे, रिएक्टेंट की साइड अगर प्लस हीट करके लिख दोगे तो वो भी रिएक्शन कैसी होगी बेटा, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है ना। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें केमिकल इक्वेशन से भी नहीं मिलती है, उनको हम बेटा फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे, और हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे फर्दर लेक्चर में, जहां आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास, एंड दिस इज, आई नो दैट इट इज़ अ long class, but this will really help you out, and after completing the chapter we will do a few questions as well. Okay, thank you guys.